भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के भाग नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद का वीडियो नंबर 1 बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपको इसके पहले की चीज़ें आसानी से समझ में आ सकेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का जो है अनुच्छेद 63 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का एक पद होगा। ठीक, इसके नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस मद से दिया जाता है, यानी कि इसको किस पोस्ट के लिए वेतन दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए। ओके। फिर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का जो है भारत में क्या है, मुख्य रूप से जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो है आपका राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है उसको कहते हैं प्रधानमंत्री। यानी कि देखा जाए तो मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को कार्य करने में सहयोग के उद्देश्य से इसका गठन होता है। तो अनुच्छेद 74 में ये बताया गया है कि भारतीय संसद में एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक, मंत्रिपरिषद जो है का जो प्रधान होता है, जो प्रधान नेता होगा, उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 75 में है। तो देखा जाए तो भारत देश में मुख्य रूप से जो कार्यवाहक होता है, जो प्रधान होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो सबसे मेन होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से शासन कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। तो एक्चुअल कार्यवाहक जो है प्रधानमंत्री होता है, जो जनता से सीधे संपर्क में रहता है। संसद जो है अनुच्छेद 79 में ये बताया गया है कि भारत में एक संसद होगी। संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में कई बार पूछा गया है कि संसद के तीनों भागों के नाम या संसद जो है किनसे मिलके बनती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। अब जब एक संसद होगी तो संसद में 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर। ठीक, तो जो ऊपर है वो पहले आएगा। तो अनुच्छेद 80 जो है यानी कि 80 ये राज्यसभा के लिए है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, बहुत इन तीनों को अगर एक ही में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 79 संसद, ठीक, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा जो कि संसद का अपर हाउस है, और जो लोअर हाउस है वो क्या है, लोकसभा। तो इसको रटना नहीं है। इसी प्रकार से अब इसको कई बार आपको रीड करेंगे, और देखिए एग्ज़ाम में अनुच्छेद वही पूछे जाते हैं जो कि करंट में उनसे संबंधित कोई ना कोई करंट न्यूज़ चल रही होती है। ठीक है, तो वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर में जो भी कोई अनुच्छेद, जो भी गवर्नमेंट में कोई चेंज किया संविधान में, या कुछ किसी प्रकार का कोई बिल लेके आई, उससे संबंधित जो आर्टिकल बन रहे हैं संविधान में, उनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर है अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 में क्या है, निर्णायक मत के बारे में व्याख्या की गई है। यानी कि जब लोकसभा में किसी बिल पर चर्चा होनी होती है, किसी बिल को पास करवाना होता है, तो उसमें क्या होती है, वोटिंग। इसको याद करने का तरीका क्या, 100 है। 100 यानी कि 50-50। ये कब आएगा, 150-50। अगर किसी बिल पे, किसी बात पे लोकसभा के जो मेंबर हैं उनमें जो है 50-50 की वोटिंग हो जाती है। ठीक, तो वहाँ पे क्या है, दोनों की वोटिंग बराबर है, तो वहाँ पे जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना निर्णायक मत देने का उसको अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 100 में लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार की व्याख्या इसमें की गई है। फिर अनुच्छेद 105।
इसमें क्या है, संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 105 में दिया गया है। फिर अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक, यानी कि संसद का संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाना है तो उसकी व्याख्या अनुच्छेद 108 में की गई है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, जैसे श्री श्री 108 ऐसे जो गुरु होते हैं उनको उनके नाम के आगे लगा दिया जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कई लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और एक जो है अधिवेशन या सभा करते हैं। तो उसी प्रकार से संसद में भी एक सभा टाइप में अगर समझ लीजिए तो दोनों सदनों को बुला के राष्ट्रपति जो है इसकी बैठक को आहूत करता है। तो अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। फिर जब बैठक होगी, जब जैसे कोई बाबा लोग मीटिंग करते हैं तो उसमें क्या आता है, चंदा भी आता है, चढ़ावा भी आता है, दक्षिणा जिसको कहते हैं। तो उसी प्रकार से जब बैठक हुई तो उसमें बैठक पे चर्चा काहे की हो जाएगी, धन की। तो यानी कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित हो गया, धन विधेयक से। ठीक, फिर जब धन है तो उसका कोई लेखा जोखा भी होगा। ठीक, तो यानी कि बजट, अनुच्छेद 112 में क्या है, बजट है, यानी कि सरकार किन किन योजनाओं पे कितना पैसा खर्चा करेगी, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, सरकार एक साल में कितना व्यय करेगी, इसका पूरा लेखा जोखा क्या होता है, बजट होता है। तो ये अनुच्छेद 112 में डिफाइन है। फिर है अनुच्छेद 116, जो चीज़ें बजट में छूट गई या हमको बजट के अलावा कुछ और विशेष चीज़ों पे कुछ खर्चा करने की आवश्यकता है तो उसके लिए होता है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान क्या है, 116 में आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। फिर है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 117 क्या है, वित्त विधेयक के बारे में, इसमें वित्त विधेयक के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो एक तो ये धन विधेयक 110 और 117 ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, माइंड में रख सकते हैं आप इसको। फिर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या किसमें की गई है, अनुच्छेद 124 में संविधान के अंदर। फिर अनुच्छेद 131 में मूल आरंभिक अधिकार दिए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के, कि सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक, अनुच्छेद 137 जो है ये न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जिसको किसको प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको टिक कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसमें क्या है कि अगर सरकार किसी टॉपिक पे कोई कानून या नियम बनाती है, ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि अगर ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान के अंतर्गत नहीं है, संवैधानिक नहीं है, ठीक, संविधान की जो है ये उल्लंघन कर रहा है कानूनों का, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून का पुनर्वलोकन यानी कि रिव्यू कर सकता है और उस पर अपना अंतिम निर्णय दे सकता है, जिसको सरकार को मान्य करना ही पड़ेगा। तो कई बार ऐसा हो चुका है कि गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये नियम जो है संवैधानिक तरीके से नहीं बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल भी कर सकता है, उस पर अपना अंतिम निर्णय दे सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की विशेष पावर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143, जो कि सुप्रीम कोर्ट से कौन परामर्श ले सकता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर कानूनी परामर्श ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें जब राष्ट्रपति का टॉपिक मैंने लिया था वहाँ पर भी ये पॉइंट आया था कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है, उसको अधिकार है कि वो किसी भी टॉपिक पे इससे सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह जो है राष्ट्रपति मानेगा या नहीं मानेगा वो उनके विवेक पे निर्भर करता है। तो अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसमें ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है महान्यायवादी और CAG कैग। अनुच्छेद 76 यानी कि अनुच्छेद 76, इसके अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में, उसकी पावर के बारे में बात की गई है। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये एक प्रकार का सरकारी वकील होता है जो कि
सरकार को कानूनी सलाह देता है। जब सरकार किसी भी विषय पे कोई कानून बनाने जाती है तो वो अपने महान्यायवादी से कानूनी मशवरा लेती है कि इसमें कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो अपना देता है। बाकी ये जो है एक सरकारी वकील भी होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एक केस को पैरवी करते हैं। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यानी कि प्रधानमंत्री सलाह देता है राष्ट्रपति को कि आप जो है इनको जो है महान्यायवादी बना सकते हैं। तो देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि महान्यायवादी इसमें वर्तमान में भारत देश के कौन हैं और महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला है अनुच्छेद 148 यानी कि 148। इसमें जो है कैग के बारे में बताया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, और इंग्लिश में कहेंगे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग एक संवैधानिक पद है। इसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या उसकी अधिकतम एज जो है 65 वर्ष हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है। महालेखा परीक्षक का कार्य ये होता है कि सरकार जो है जहाँ जहाँ पैसा खर्चा कर रही है उनकी जो है जांच करना कि सरकार ने जो पैसा खर्चा किया है वो सही तरीके से खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कि सरकारी धन जो व्यय होता है उसकी जांच करना। इसके पहले आपने देखा होगा कि 2G स्पेक्ट्रम, कोल घोटाला, ये जो है किसने उजागर किया था? कैग ने ही अपनी रिपोर्ट में दिखाया था। तो कैग जो है कहा जाए तो सरकारी धन का जो है ये क्या होता है? प्रहरी होता है। यानी सरकारी धन अच्छे तरीके से खर्च किया गया नहीं किया गया उसकी जो है ये जांच करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो ये वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।